Hello, my dear friends. A very warm welcome to our platform of Educated Sapiens. और अभी आप देख रहे हैं विन सीरीज, है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना, आज का जो विन सीरीज का जो टॉपिक है दैट इज जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी में बहुत सारे टॉपिक्स नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चांसेस है वहां से सवाल आने के। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज कराकोरम एनामोली। क्या है? कराकोरम एनामोली। देखो दोस्तों, एक चीज समझना, हिमालयास, जब मैं हिमालयास की बात करता हूं तो बेसिकली हिमालयास सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है। ऐसा नहीं आप उसको एक लाइन से दिखा सकते हो। ठीक है, हिमालयास के तीन पार्ट हैं। वन इज अपर हिमालय, ठीक है, अपर हिमालय, दूसरा है मिडिल हिमालय, और तीसरा है मिडिल हिमालय, और तीसरा कह सकते हो आप लोअर हिमालय या फिर शिवालिक्स। ठीक है, शिवालिक्स। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, तीन है और इनकी जैसे अपर मिडिल और शिवालिक्स नाम है, इसी हिसाब से हाइट भी घटती चली जाती है। अगर आप देखेंगे तो चाइनीज साइड पे ये फ्लैट है, रिलेटिवली मोर फ्लैट है, एंड इंडियन साइड पे मोर स्टीप है। ध्यान रखिएगा, ये जो पेजेस दिखाते हैं एक तरीके से, किस तरीके से जो इंडियन कॉन्टिनेंट है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो मतलब इंडियन प्लेट है, ये जाके यूरेशियन से टकराई और उसके कारण फिर हिमालयास का उदय हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, हिमालयास का उदय हुआ। तो ये पूरा तरीका है। आप देखें, अपर हिमालयास, मिडिल हिमालयास, एंड द लास्ट वन इज शिवालिक्स। तो सबसे ज्यादा हाइट मिलेगी आपको अपर हिमालयास में। बट ध्यान रखिएगा, हिमालयास जब टकराए, ऐसी बात नहीं पहली बार हिमालयास को नाम कोई माउंटेन बनेगा, पूरी जो ऊपर की रेंज है वो पूरा हिमालयास ही है। इसके पहले भी इस एरिया में तिब्बतन प्लेट्यूज थे, है ना। अगर आपको मालूम हो तो तिब्बतन प्लेट्यूज इसी एरिया में, जिनको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, विश्व की छत कहा जाता है। ध्यान रखना, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और अभी तो मैं आपका जियोग्राफी का बेसिक्स नहीं ले रहा हूं, अदरवाइज मैं आपको बताता कि तिब्बतन प्लेट्यू के जो प्रेशर बेल्ट्स हैं, तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर जो प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं, हीट बनता है, इसका इंडियन मॉनसून में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, अपर एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं आगे। तो देखो, अब ऐसा भी नहीं है कि हिमालयास के ऊपर पहाड़ नहीं है। आपको मालूम होगा तो हिमालयास के ऊपर बहुत सारे पहाड़ हैं। इस पूरे जोन को हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ट्रांस हिमालयन रेंजेस में सबसे ऊपर आता है कराकोरम, जिसमें हमारा K2 माउंटेन है। कौन सा है? K2 माउंटेन। और ये दुनिया की सेकंड सबसे हाईएस्ट पीक है। ध्यान रखिएगा, सेकंड सबसे हाईएस्ट पीक है K2 माउंटेन रेंज। अभी ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, बट स्टिल दैट इज आवर्स। ठीक है, टोटली आवर्स। ध्यान रखिएगा, उसके नीचे आता है लद्दाख रेंज और उसके नीचे आता है झांसकर रेंज। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा। विंध्याचल, सतपुड़ा, सह्याद्री आपका इसका नाम, वेस्टर्न घाट्स का नाम है ना। तो आई होप ये सब क्रिस्टल क्लियर है आपको। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसके आगे जब मैं बढ़ता हूं तो देखो क्यों ऐसा आया है, क्या है एनामोली, काराकोरम में क्या ऐसी एनामोली दिख गई। ठीक है, काराकोरम में ऐसी कौन सी एनामोली दिख गई? तो एक चीज समझिएगा, अभी रिसेंटली एक स्टडी की गई है, ग्लेशियर्स इन काराकोरम रेंज ऑफ द सेंट्रल साउथ एशिया हैव नॉट बीन अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज एज अदर्स। तो समझना, पूरी दुनिया में ये खबर फैली हुई है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स बार बार पिघल रहे हैं, है ना, हर जगह पिघल रहे हैं। बट कराकोरम में उल्टा दिखाई दे रहा है ना, कराकोरम में उल्टा दिखाई दे रहा है, ज्यादा वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये स्पेसिफिकली फेनोमेना देखा गया सेंट्रल काराकोरम में। कहा देखा गया? सेंट्रल काराकोरम रेंज में ये फेनोमेना देखा गया है कि वहां काफी स्टेबल है ग्लेशियर, और साथ ही साथ उनका ग्रोथ भी हो रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया में जो ग्लेशियर्स हैं वो रिट्रीट कर रहे हैं, जबकि काराकोरम में वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसके पीछे रीजंस क्या क्या दिए जा सकते हैं, इसके पीछे रीजन क्या क्या दिए जा सकते हैं, तो समझिएगा, इनहैंस्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, इनहैंस्ड जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये अपने आप में एक रीजन है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन इनपुट ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन पीरियड प्लेज इन मॉड्यूलेटिंग रीजनल क्लाइमेटिक एनामोलीज। ध्यान रखना, क्या होता है जब बहुत ज्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, देखो एक चीज समझना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता कहां से? ये रहा हमारा यूरोप, है ना, ये रहा हमारे पास मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, ये रहा अफ्रीका, देन हमारे पास ये ईरान वाला एरिया आ गया सऊदी अरेबिया के बाद। ठीक है, एंड देन हियर इज आवर इंडिया। ठीक है, ये रहा हमारा इंडिया। इज इट क्लियर? है ना, इंडिया समझ में आ रहा है? आई होप सो आपको, है ना। और इस तरह से पूरा वर्ल्ड का नक्शा बन जाता है। ठीक है, तो समझना इस बात को, क्या होता है, देखो ये रही हमारी हिमालयन रेंज। ठीक है, ये रही हमारी हिमालयन रेंज, यहाँ पे कहीं पे है। तो होता क्या है, मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो ओरिजिनेट होते हैं
वो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं विद द जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जब स्ट्रांग होती है और जब विंटर सीजन में डाउन साइड आता है, मतलब आईटी जेट उसको बोलते हैं, वो जब डाउन साइड आता है तो ध्यान रखना ये जेट स्ट्रीम अपने साथ एक पूरा एयर फ्लो लेकर के आती है जो कि डाइवर्ट होता है नॉर्थ ऑफ हिमालयाज में एंड साउथ ऑफ हिमालयाज में। साउथ ऑफ हिमालयाज पंजाब, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी वाले एरिया में बारिश करवाता है राबी सीजन में, और जो नॉर्दर्न साइड जाता है वो स्नोफॉल करवाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब ये इसका इंटेंसिफाई हो रहा है, अब ये क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, ये इंटेंसिफाई हो रहा है, ध्यान रखना ये जो है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इनहैंस हो रहा है, इंटेंसिफाई हो रहा है। तो जो रीजनल क्लाइमेटिक एनामोलीज हैं वो सडनली चेंज हो रही है, ठीक है। इसके पहले की जो स्टडीज थे उन्होंने क्या हाईलाइट किया कि भैया टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है इस एनामोली को सस्टेन करवाने में ओवर द ईयर, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण अराउंड 65% ऑफ द टोटल सीजनल स्नोफॉल होता है वॉल्यूम में एंड 53% ऑफ द सीजनल प्रेसिपिटेशन इन दिस एरिया। इस पूरे एरिया में आई एम रियली सॉरी, इतना बड़ा मैंने मार्क कर दिया, इस पूरे एरिया में छोटा वाला सर्कल देखिएगा, है ना, तो इस पूरे एरिया में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये बहुत की रोल प्ले करता है दोस्तों, ध्यान रखना, काफी की रोल प्ले करता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इज इट क्लियर? ध्यान रखना, ठीक है। तो वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सोच लो 65% ऑफ टोटल स्नो केवल और केवल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आता है। फर्दर द प्रेसिपिटेट इंटेंसिटी ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस impacting Karakoram has increased around 10% in the last 2 decades, स्पेशली 10 सालों में, मतलब 20 सालों में जो इन्फ्लुएंस है इसका बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब देखो दोस्तों, साकुराजीमा वोल्केनो एक वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, वन ऑफ द, मैंने बोला है, ध्यान रखना, मोस्ट एक्टिव नहीं बोला है, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है जापान का, ठीक है। और जापान में कौन कौन से एक्टिव वोल्केनोज है दोस्तों, ध्यान रखना, टोटल 50 है, बट एक बार के लिए आप इनके नाम देख लो जो कि इंपॉर्टेंट है। जो एक है पहले माउंट आसमा, यहाँ पे देख सकते हो मैप में, आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल, है ना, आपको विजिबल भी हो रहा है। एक मिनट मैं पेन चूज कर लेता हूँ दूसरा, ठीक है। देखो माउंट आसमा, ठीक है, माउंट ऑन्टेग, ठीक है, फिर उसके नीचे आता है माउंट फूजी, और सबसे नीचे आता है माउंट आसो, ठीक है। उसके नीचे है किरिशिमा माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन लोब इसको बोलते हैं, या शिनमोदाक, है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखना, इसके अलावा भी ये जितने भी दिख रहे हैं सारे इसके एक्टिव वोल्केनोज हैं रेड में, ठीक है, और इनकी संख्या करीब करीब 50 के आजू बाजू बताई जाती है। पूरा जापान अगर आप देखोगे तो पूरा जापान वोल्केनोज से भरा हुआ है ना, वोल्केनिक आइलैंड्स पे ही पूरा जापान बसा हुआ है, और सोचिए स्टिल इट इज सो मच प्रोग्रेसिव नेशन, इतना ज्यादा प्रोग्रेस करके बैठा है दुनिया में, ठीक है। ध्यान रखिएगा जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है, ठीक है, जो कि 50 से ज्यादा वोल्केनो को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती है। अब देखो न्यूज में क्या है, तो साकुराजीमा जो वोल्केनो है, ठीक है, ये जापान के मेजर वेस्टर्न आइलैंड क्यूशू पे है, कहां पे, क्यूशू पे है, और ये काफी एक्टिव है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, स्ट्रैटो वोल्केनो है। कैसा वोल्केनो है? स्ट्रैटो वोल्केनो। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अभी मैं बताऊं 3 तरह के मेजर वोल्केनो होते हैं और एक लेक होती है जो कि वोल्केनिक स्ट्रक्चर के कारण ही बनती है, तो ठीक है। तो ध्यान रखना, जो स्ट्रैटो वोल्केनो होंगे उसमें क्या होगा, स्ट्राटा दिखाई देगा, स्ट्राटा मतलब लेयरिंग दिखाई देगी, प्रॉपर लेयर दिखाई देगी, ध्यान रखना। जैसे कि आप यहां देख सकते हो कि सबसे पहले क्या निकलेगा, एकदम जोरदार फुल वॉल्यूम के अंदर फुल प्रेशर के साथ एशेज निकलेंगे और लावा फ्लो होगा, है ना। तो ये जो लावा फ्लो होता है ना, काफी डेंस होता है दोस्तों, ध्यान रखना। और जब ये डेंस होता है ना तो फिर परत दर परत जमता चला जाता है ना, और पूरा माउंटेन खड़ा हो जाता है। ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक मेन वेंट रहती है, लावा थिक रहेगा आपके पास और ऐश खूब सारी निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ से जमीन को तोड़ करके निकलता है ये। इसमें कुछ सेकेंडरी वेंट भी बनती हैं, ऐसी बात नहीं सेकेंडरी वेंट नहीं बनेगी, दे आर देयर, बट प्रीडोमिनेंटली जो लावा फ्लो होता है वो टॉप से होता है, ठीक है, टॉप से होता है, ध्यान रखिएगा, ऊपर से होता है, ठीक है, एंड इट इज थिक एंड डेंस, ठीक है। और वोल्केनो होता क्या है खुद में, तो ये बात समझिएगा, वोल्केनो आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर है कि बेसिकली अर्थ में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे क्रस्ट वीक होता है, जहां पे क्या होता है, क्रस्ट वीक होता है, और इसके कारण जो हमारा इंटरनल मोल्टेन मैग्मा चैम्बर है इसको स्पेस मिल जाता है बाहर आने के लिए। तो बेसिकली इट इज एन ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट और मून दैट अलाउज मटेरियल वार्मर देन इट्स सराउंडिंग टू एस्केप इट्स इंटीरियर। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है कि नीचे से जब कोई जो हॉटर मटेरियल है वो बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनो उसको कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब तक ये मेंटल में है ना, मोल्टेन फॉर्म में है,
जमीन के नीचे है, इट इज स्टिल कॉल्ड मैग्मा, ठीक है। द मोमेंट इट इरप्ट्स आउटसाइड इट इज कॉल्ड लावा, इट इज कॉल्ड लावा। प्लीज ध्यान रखिए, मैग्मा और लावा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि लावा जो है वो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होता है, मैग्मा इज नॉट एक्सपोज टू एयर। इज इट क्लियर? ठीक है। एन इरप्शन कैन बी एक्सप्लोसिव, सेंडिंग मटेरियल्स हाई इनटू द स्काई और कामर, है ना। ऑन अर्थ द इरप्टेड मटेरियल लावा विच इज ऑन द सरफेस एंड मैग्मा विच इज अंडरग्राउंड। जो सेम चीज मैंने आपको बता दी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, तीन तरह के मेजर वोल्केनोज होते हैं, तीन तरह के मेजर वोल्केनोज होते हैं। सबसे पहला है शील्ड वोल्केनो। अब देखो शील्ड आपको बनानी है तो क्या करोगे, शील्ड मतलब ऐसा डोम शेप में बनाना है ना, तो आप क्या करोगे, लो विस्कोसिटी का मैग्मा लोगे, लो विस्कोसिटी का मैग्मा लोगे, रनी लावा लोगे, ठीक है, जो कि जेंटल स्लोप्स की बजाय मतलब जेंटल स्लोप्स बनाता है, ठीक है। तो एक तरह से पूरा फैल जाएगा। जैसे आप देखो मुझे मतलब एकदम गीली मिट्टी सान लो, एकदम गीली मिट्टी ले लो, ठीक है, एंड नाउ ट्राई टू क्रिएट ए माउंटेन आउट ऑफ इट। इस तरह पहाड़ बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा दोस्तों। अगर ये गीली मिट्टी आप लोगे, है ना, वेट सॉइल यू विल टेक वेट सॉइल, ठीक है, आप देखना काफी वेट कर दो, खूब वेट कर दो, खूब गीला कर दो उसको, एकदम मतलब लबालब पानी भर दो। आप देखना जब बनाओगे तो अपने आप वो ढह करके इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा, अपने आप ही ढह करके, जब भी आप पहाड़ जैसा खड़ा करने की कोशिश करोगे अपने आप ढह करके इस फॉर्म में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे भी यही हो रहा होता है, जो मैग्मा निकल रहा होता है ये काफी लिक्विड ही होता है, ध्यान रखिए, काफी लिक्विड ही होता है। और इस तरह के इस तरह के लावा को हम बोलते हैं बेसाल्टिक लावा, बेसाल्टिक लावा, ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, बेसाल्टिक लावा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तो मौना किया, ठीक है, एंड मौना लोआ, ये दोनों दुनिया के लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनोज हैं अराउंड द आइलैंड ऑफ हवाई, और ये शील्ड वोल्केनोज हैं दोस्तों, ठीक है, शील्ड वोल्केनोज हैं। कई सारी जगहों पे ये लावा इतना मतलब लिक्विड होता है कि रेगुलर बहता रहता है, बस बहता रहता है ना। प्लीज इस बात पे ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल अलग तरह का है शील्ड वोल्केनो, ठीक है। इसका जस्ट होता है अपोजिट, जस्ट अपोजिट होता है इसका आपका स्ट्रेटोवोल्केनो। ध्यान रखो, यहाँ पे आप देख सकते हो रिलेटिवली स्टीप साइड देन शील्ड वोल्केनो, फॉर्म फ्रॉम विस्कस स्टिकी लावा दैट डज नॉट फ्लो इजीली। जैसे कि मैंने पहले बताया था, बहुत आसानी से इसका लावा फ्लो नहीं करता है, तो यहीं पे गिरेगा, यहीं पे जमना चालू कर देगा, यहीं पे गिरेगा, यहीं पे जमना, तो धीरे धीरे आप देखोगे पूरा स्ट्राटा बनता चला जाएगा। ध्यान रखना, इसके जो माउथ होता है उसको हम क्रेटर बोलते हैं, ठीक है, और अल्टरनेट लेयर आपको मिलेगा लावा एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल का, ठीक है। वेंट बेसिकली कहीं कहीं पे रैंडम जगह पे हो सकते हैं, और साथ साथ नीचे एक मैग्मा चैम्बर होता है, और जो स्टेबल रॉक के ऊपर ही स्टेब्लिश्ड रहेगा, ठीक है। स्टीम और ऐश खूब सारा निकलता है, बहुत वायलेंट होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है लावा डोम, ठीक है। क्या होता है कि विस्कस लावा जो होता है ये धीरे धीरे क्या होता है, पाइलअप होने लगता है, पाइलअप होता रहता है, ठीक है, और स्लोली एक डोम की तरफ पूरा मास बना देता है, डोम की तरफ पूरा मास बना देता है, तो इसको हम बोलते हैं बल्जिंग डोम, ठीक है। स्टीप साइडेड डोम शेप हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टीप साइडेड डोम शेप, ठीक है। और बीच में क्रेटर होता है, बीच में क्या होता है, क्रेटर होता है, तो यहाँ पे लेक भी बन सकती है, बहुत प्यारी लेक भी बन सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हो रहा होता है, मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हो रहा होता है, ठीक है। अब समझना, ये जो लावा डोम बना हुआ है ना, ये जो लावा डोम बना हुआ है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं डोरमेंसी दिखाता है, धीरे धीरे डोरमेंट हो रहा है आपका वोल्केनो, ठीक है। तो ध्यान रखना, वोल्केनो जब डोरमेंट साइड जाने लगता है तो धीरे धीरे लावा डोम में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक तरह से प्लग होता है ऊपर से, इसके बाद जल्दी मैग्मा फ्लो नहीं करेगा, और फ्लो करेगा तो इट विल बी वेरी वायलेंट, इट शुड ब्रेक डाउन द डोम, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये जो डोम है ना, ये खुद से ही पूरा क्रम्बल हो जाता है अपने ही वेट के नीचे। क्यों? क्योंकि देखो ये जो मैग्मा है सडनली सपोज करो कि ठंडा हो गया, बिल्कुल ठंडा हो गया, है ना, तो इसमें जो गैसेस ट्रैप्ड थी वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही थी हॉट टेम्परेचर पे। वो जब ठंडा होगा तो उसके प्रेशर भी कम हो जाएगा, जब उसका प्रेशर कम होगा, ऊपर से वेट बहुत ज्यादा है, तो खुद ही के वेट के नीचे कोलैप्स कर जाता है, और वो पूरा एक क्रेटर की तरह बना देता है, पूरा एक क्रेटर की तरह बना देता है। ध्यान रखिए, रूफ ऑफ द मैग्मा चैम्बर कैन कोलैप्स टू फॉर्म अ डिप्रेशन और बाउल विद वेरी स्टीप वॉल्स ऑन द सरफेस, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे भी कितनी स्टीप वॉल्स हैं, देख रहे हो यहाँ पे भी कितनी। तो ये जो कैप है ना, ये डोम शेप्ड वोल्केनो लावा डोम जो है, यही कोलैप्स कर जाता है, ध्यान रखिएगा, पूरा कोलैप्स कर जाता है, और वहां पूरा पानी भर सकता है नेक्स्ट रेनी सीजन में, और ये बहुत प्यारी लेक बन जाती है, ठीक है। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्डेरा लेक। कौन सी लेक बोलते हैं? कैल्डेरा। तो आई टॉट यू 4 लैंडफॉर्म्स रिलेटेड टू वोल्केनिक एक्टिविटीज। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, सवाल इस तरह से बेसिक्स पे भी आते हैं। अब देखो दोस्तों, हम नदियों को माता मानते हैं, है ना, नदियों को बिल्कुल माता मानते हैं, जीवनदायिनी मानते हैं,
बट समस्या भी यही है कि हम सबसे ज्यादा पॉल्यूट भी उन्हीं को कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा सफाई के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब देखिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट कितने दिनों से चल रहा है, आईआईटीज लगे हुए हैं उसी में, कितने सारे आईएम और मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस लगे हुए, नीडी लगा हुआ है ना, कितने सारे मतलब इंस्टीट्यूशंस इसमें लगे हुए हैं, है ना, लेकिन स्टिल आउटपुट नहीं आ पा रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है दोस्तों? ध्यान रखिए, पहली चीज, जो सबका काम होता है वो किसी का काम नहीं होता है, ठीक है, जो सबका काम है वो किसी का काम नहीं है ना। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है कि कम्युनिटी ओनरशिप नहीं है, कम्युनिटी ओनरशिप नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू हमने कोशिश की थी कुछ इसी तरह की चीज करने का, ठीक है, कुछ हद तक इसी तरह से करने का, स्वच्छता मित्र बनाया था हमने और वो सारी चीजें मुहिम हमें छेड़ी थी। आई फील वो बहुत अच्छा स्टेप था, बट किस हद तक सक्सेसफुल हुआ वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कम्युनिटी ओनरशिप अभी मिसिंग है एटलीस्ट, ठीक है। दूसरी चीज, इंडस्ट्रीज, वी आर नॉट एबल टू कन्विंस आवर इंडस्ट्रीज की देखिए आप पॉल्यूशन नदी में मत डालिए, ठीक है। इफ्लुएंट जो है इंडस्ट्रीज आज भी अपना मेजॉरिटी ऑफ इफ्लुएंट जो है, गंदा पानी जो है किसी न किसी नदी में डालती हैं विदाउट ट्रीटिंग देम, है ना। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला, काली बेन रेगुलेट, एक बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है पंजाब की, ठीक है, ध्यान रखिए, एक बहुत छोटी सी नदी है जो कि होशियारपुर से चलती है और 4 डिस्ट्रिक्ट से होती हुई बियास सतलुज को कपूरथला में जाके मिलती है, ठीक है। तो काली बेन, ध्यान रखना, काली बेन नाम है इसका नदी का। और अभी जो क्यों न्यूज में, क्योंकि पंजाब के सीएम साहब गए थे, आस्था वर्ष उन्होंने पानी पिया, है ना, और उसके बाद वो बीमार पड़ गए, तो ध्यान रखिएगा प्रॉब्लम क्या है कि इस रिवोल्यूट में एक पूरा ड्रेन मतलब नाले के थ्रू पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट जाके मिलता है ना, पहले फ्लो होता था और इसके कारण पूरा पानी काला पड़ चुका है और इसीलिए इसका नाम भी काली बेन रख दिया, ब्लैक रेवोल्यूट रख दिया, है ना। इसमें घनी घनी घासें, वीड्स, ये सारी चीजें उगाई हैं जब तक क्लीनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था। अभी रिसेंटली मतलब इसका क्लीनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। ध्यान रखो, इसका सिख रिलीजन में काफी महत्व है, सिख रिलीजन और हिस्ट्री में काफी महत्व है काली बेन का, ठीक है। द फर्स्ट गुरु नानक देव, है ना, is said to have got enlightenment here। ध्यान रखिएगा, जहां पे काली बेन नदी निकलती है उसी के पास में इनको इनलाइटनमेंट मिला था। गुरु नानक देव जी थे जो पहले सिख गुरु, उनको इनलाइटनमेंट मिला था। गुरु नानक देव जी जब सुल्तानपुर लोधी में रहते थे, है ना, सुल्तानपुर लोधी में जब रहते थे तब भी वो इस काली बेन में नहाया करते थे, है ना। तो समझ सकते हो आप कितना महत्वपूर्ण है, पहले गुरु जो पहले फाउंडर थे उनके द्वारा मतलब उनका द्वारा यूज की जाने वाली नदी थी, है ना, और नो डाउट, है ना। तो ध्यान रखना, हमें इंडस्ट्रीज को प्रॉपर करना है, इंडस्ट्रीज को ध्यान रखना है, प्लस दूसरी चीज एक और है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ना होना, है ना। एसटीपी हमारे पास नहीं है, इससे क्या होता है डोमेस्टिक इफ्लुएंट भी हम डायरेक्टली डाल देते हैं और दोस्तों इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। लेट मी टेल यू, पानी पे सोच सकते हो, लेक में आग लग चुकी थी, है ना, लेक फायर, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ना, लेक फायर, उलसुर लेक का ये किस्सा है, उलसुर लेक, है ना। तो ध्यान रखिए, उलसुर लेक, है ना, उलसुर लेक जो है बेंगलोर में है और यहाँ पे सोचिए पानी के ऊपर आग लग गई थी। कैन यू थिंक ऑफ दैट? और प्राइम रीजन यही था कि डोमेस्टिक इफ्लुएंट आजू बाजू वाले घरों से डायरेक्ट उलसुर लेक में गिरता था, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है वहां पे, है ना, प्रॉपर एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। इसके कारण क्या होता था, जो डोमेस्टिक इफ्लुएंट उसमें ऑयल होता है ना, जब सीवेज जो है डिकम्पोज करता है तो ऑयल छोड़ता है, वो ऑयल डिपॉजिट होता गया लेक के ऊपर और जरा सा किसी ने कुछ चिंगारी या जो कुछ भी मारी हो, मतलब जिस कारण से भी, चाहे सिगरेट बट फेंको चाहे कुछ भी हो, है ना, तो इट्स लाइक कि लेक में तुरंत आग पकड़ ली। तो इस तरह की चीजों को आपको ध्यान रखना है, नदियों को साफ रखना है तो हमें खुद से कम्युनिटी ओनरशिप देनी पड़ेगी उनको, ठीक है, कि आप मेक श्योर करो कि हाँ भाई ये एरिया से ये एरिया तक साफ रहे, ठीक है। इंडस्ट्रीज को हमें ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई देखो चाहे कुछ हो जाए हमें नदियों को साफ रखने में मदद करनी है, ठीक है, ठीक है। हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अपनी जगह पे है, ठीक है। तो दोस्तों जाने से पहले बस मैं एक चीज और अनाउंस करना चाहूंगा कि एजुकेटेड सेपियंस दोस्तों आपके लिए न्यू कोर्स लेकर के आए, सीसैट फॉर यूपीएससी इन हिंदी। ध्यान रखना ये हिंदी में है, इंग्लिश वाला आ जाएगा कुछ दिनों में, एक दिन दीजिए मुझे, आज शाम तक इंग्लिश वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। वीकली इन न्यूज वी आर वर्किंग ऑन इट, है ना। तो एक टेक्निकल ग्लिच था, वो रेक्टिफाई हुआ। प्लीज डोंट बाय दिस डमी टेस्ट कोर्स, है ना। ये हम लोग बेसिकली इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम पिछली बार टेक्निकल ग्लिच था इसमें, है ना, कुछ इशू था वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा था और फिर से हमें रीशेड्यूल पूरा करना पड़ गया, ठीक है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ऐसे टेस्ट सीरीज, टेस्ट वीकली इन न्यूज और सीसैट, और साथ साथ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट,
जो है प्लीज ट्राई टू एनरोल और इसमें जो भी आंसर क्वेश्चन है वो लिखिए। ऐसे टेस्ट सीरीज में आपको 4 टेस्ट मिलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। मात्र 500 रुपए में अभी ये कोर्स है, इन फ्यूचर का रेट बढ़ेगा, ठीक है। प्लीज एनरोल इनटू इट बिफोर द प्राइस इज इंक्रीज। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, विद दैट आई एंड दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।